वेलकम बैक टू ओनली टारगेटेड चैनल। दोस्तों, ये आज मेरा पोलिटी का क्लास 5 है और ये आज संविधान से लास्ट को क्लास होगा। और इसमें क्या है कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे जान सकते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए या कोई भी एमसीक्यू उठाइए और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे पढ़ के और क्वेश्चन बैंक से या एमसीक्यू को करके देखिए। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि जो कि आपको नहीं बताया गया है, सारे का सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो इस क्लास में हम आज ये पढ़ेंगे कि भारत के संविधान निर्माण में कितने लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की प्रधान और स्रोत क्या क्या हैं? संविधान की प्रस्तावना। केशवानंद भारती जो कि बेरूबाड़ी मामले को लेकर था, संविधान की क्या बातें हुई, ये सारी चीज को हम देखेंगे इस क्लास में। और उसके अलावा हम देख लेंगे कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधित करके कितने शब्द को जोड़े गए? दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधित करके शब्द को जोड़े गए तो कितने शब्द को जोड़े गए और कौन कौन से शब्द को जोड़े गए? और अंत में हम देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो ये सारी चीज को हम आज इसका वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, संविधान सभा पहले भी एक वीडियो अपलोड किए हैं, वो स्टार्टिंग वीडियो है, ये सेकेंड पार्ट है उसका। ठीक है, संविधान सभा में क्या हुआ था? कुल 11 सत्र हुए थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे और 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था। 284 सदस्यों ने मिलकर हस्ताक्षर किया था किस पे? संविधान सभा पे। ठीक है, और क्या हुआ था कि 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। 64 लाख रुपए क्या हुए थे? खर्च हुए थे आपको संविधान को बनाने में। ठीक है, संविधान के निर्माण से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान था। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान था। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब बना था तब ये विश्व का दूसरा था सबसे बड़ा लिखित संविधान, लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसे माना जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। दोस्तों, आप तिरंगे का तो जानते हैं, उसको ध्वज बोलते हैं, लेकिन उसको संविधान ने कब अपनाया था? तो उसको संविधान ने अपनाया था कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2 है। भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? BN राव, जिसका पूरा नाम है बेनीगल नरसिंह राव। जिसका पूरा नाम क्या है? बेनीगल नरसिंह राव। इसको क्या कहा जाता है कि संविधान सभा की कानूनी सलाहकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की मेन जो टॉपिक है कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहला चीज हम ये देख लेते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
395 अनुच्छेद अपने मूल रूप में है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें थी। ठीक है, आपको पता है कि 395 अनुच्छेद अपने मूल रूप में इसमें है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें थी, पहले थी। ठीक है, वर्तमान में इसमें क्या हुआ कि 490 अनुच्छेद 25 भाग और मैं आपको बताता हूं कि 12 अनुसूचियां इसमें है। ठीक है, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भी है। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का भी एक मिश्रण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा, आप पिछले वाला वीडियो में देखिएगा, मैंने संघात्मक और एकात्मक के बारे में बताया था। तो आप बताइए कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है कि एकात्मक है। ठीक है, इसका अगला जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं कि संविधान के कुछ उपबंध आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए कठोर प्रक्रिया है। कुछ उपबंध जो है आसानी से लागू किए जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए कठोर प्रक्रिया है। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान जो है किसके लिया गया है? विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। और ये देखिए, अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसी क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट में छुपा हुआ है, आप बता दीजिएगा। इस संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण विद्यमान हैं। इसका झुकाव एकात्मक व्यवस्था को तरफ है, किंतु इसमें शक्तियों का विभाजन के द्वारा संघीय ढांचे को भी अपनाया गया है। विभाजन के द्वारा संघीय ढांचे को भी अपनाया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो संसद पे निर्भर करता है कि संसद ने बहुमत लाए बिना कोई भी दल अपना सरकार नहीं बना सकती है। ये हमारी भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। इसमें एक धर्म अधिकार राज्य तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है इसमें। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार की गणना, त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा को भी अपनाया गया है। दोस्तों, आप बताइए त्रिस्तरीय सरकार, मैं छुपा ले रहा हूं, आप बताइए त्रिस्तरीय सरकार कौन कौन से हैं? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं पता है? चलिए देखिए, त्रिस्तरीय सरकार में होगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। ये होगी कि त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा को हमारा संविधान अपनाया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्च का मिश्रण अपनाया। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण अपनाया गया है। ठीक है, ये तो सदाई संविधान की विशेषताएं। 11 पॉइंट मैंने आपको बताया है, इनमें से आप 5-6 भी पॉइंट अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आपको काफी ही पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन मेरा मानना होगा कि सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा ताकि और भी अच्छा रहेगा। ब्रिटेन में, ये देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में क्या है कि संसदीय सर्वोच्चता है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है कि संसद को सर्वोच्च माना जाता है और अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है। भारत में इसमें सविनय करते हुए संविधान सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया है, अर्थात ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ तो संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका, दोनों के सविनय को भारत में अपनाया गया है। इसमें ना ही संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका। भारतीय संविधान की प्रावधान और स्रोत।
दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं आपको समझा सकूं। आप इसको याद करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। कौन कहां से प्रधान को लिया गया है, सारे का मैंने इकट्ठा करके और आपको लिख दिया। इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन को उठाइए और टारगेट करके और मारिए, देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। कानून का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल संविधान कहां से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके पद से हटाने जाना, ये कहां से अवधारणा लिया गया है, ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है, यूएसए से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये लिया गया है ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया है आयरलैंड से। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये लिया गया है कनाडा से। समवर्ती सूची, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य, ये लिया गया है भूतपूर्व सोवियत संघ से। प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख कहां से लिया गया है, भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से, भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया। याद रखिए प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख कहां से लिया गया है। ठीक है। गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता और बंधुता के आदर्श, फ्रांस का संविधान कहां से लिया गया है, न्याय अनुराग से लिया गया है, न्याय अनुराग से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से लिया गया है इसको। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगित कहां से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया गया है। और लास्ट आप देखिए कि प्रस्तावना की अवधारणा कहां से लिया गया है, नहीं आप बताइए ये प्रस्तावना की अवधारणा कहां से लिया गया है, चलिए बताइए जल्दी से। प्रस्तावना की अवधारणा जो है यूएसए का संघीय संविधान, यूएसए का संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए का संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का। तो संविधान में लगभग 2/3 प्रक्रिया भाग भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 से लिया गया है। ठीक है, जैसे में उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों मैंने संविधान की प्रस्तावना आपको बताया हुआ था कि कहां से लिया गया है और कब लिया गया है और क्यों लिया गया है। ये सारी चीजों को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था, यहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था, ठीक है, कुछ बदलावों के पश्चात उसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार लिया गया। मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। प्रस्तावना में हमें 4 शब्द तत्व देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना में हमें 4 प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। पहला चीज, ये संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता को निर्धारित करती है।
पहला चीज है कि ये संविधान की शक्ति, संविधान की शक्ति समझ रहे हैं ना, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता निर्धारित करती है, यानी संविधान का जो शक्ति है वो भारत की जनता में है। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं, प्रस्तावना के द्वारा भारत की संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकृति की जानकारी भी देती है। भारत की प्रस्तावना से हमें ये भी चीज पता होता है। प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य के रूप में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की जानकारी भी हमें मिलती है। प्रस्तावना से संविधान लागू होने की तिथि की जानकारी भी मिलती है। संविधान की प्रस्तावना से हमको ये सारी चीज देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है अथवा नहीं, यह प्रारंभ से ही एक विवाद का प्रश्न बना रहा। ठीक है, 1960 में बेरीवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, किंतु केशवानंद भारती वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को बदल दिया और स्वतंत्रता और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है, इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किए जा सकते हैं, यानी कि इसी बेरुवाड़ी और केशवानंद भारती के केस में संविधान ने यह भी निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधित करके 3 नए शब्द को जोड़े गए। प्रस्तावना में दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा तीन नए जो शब्द है उसको जोड़े गए। तो 3 नए शब्द आपको पता है कौन कौन से है? हाँ, आपको पता होगा, तो नहीं तो पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है एकता और अखंडता। यह 3 नए शब्द को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये न्यायपालिका का कहना था। प्रस्तावना और न्यायिक है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों के आधार पर किसी भी विषय में न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। प्रस्तावना में लिखे गए विषय के आधार पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तावना जो है गैर न्यायिक है, इसके प्रस्तावना के आधार पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये नहीं बोला जा सकता ये प्रस्तावना में है और आप मुझे न्याय दीजिए। यदि और आगे बताइए तो कहाँ दिया जा सकता है? यदि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों और प्रस्तावना के शब्दों में कुछ और विरोध हो तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये देखिए, संविधान विशिष्ट प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले संविधान में लिखा है कि नहीं, उसके बाद देखा जाएगा प्रस्तावना में। सबसे पहले संविधान को विशिष्ट दिया जाएगा दर्जा, उसके बाद प्रस्तावना के बारे में बात किया जाएगा। अगर संविधान में लिखा है और प्रस्तावना में नहीं लिखा है तो संविधान की बात माना जाएगी, ना कि प्रस्तावना का बात माना जाएगा। तो फिर प्रस्तावना का क्या महत्व हुआ? तो प्रस्तावना का महत्व देखिए, प्रस्तावना का क्या महत्व हुआ। प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है।
इसमें उन नैतिक आदर्शों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर भारत का स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था। यह हमारे संविधान के महान आदर्शों और सोच का प्रतिबिंब है, इसीलिए इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये संविधान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा चीज मैंने आपको कवर कराया है। आप एमसीक्यू उठाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और मैंने उस चीज को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन संविधान से नहीं छूटेगा। और भी मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।